क्योंकि भ्रष्टाचार के विरोध लड़ाई करना और भ्रष्टाचारियों को अंजाम तक पहुंचाना यह देश के संविधान का दायरा है और आपने भ्रष्टाचार किया है, इसका सबूत मौजूद है, जांच हो रही है और किसी प्रकार से भी आपके पास कोई एस्केप रूट नहीं है। इसलिए आप इधर उधर की बात ना करिए, जो प्रश्न हम पूछेंगे उसका जवाब दीजिए। मनीष जी, क्या यह हकीकत नहीं है कि जब दिल्ली एक्साइज पॉलिसी आप लेकर आए थे उससे पहले एक कमेटी गठित की गई थी, कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट किया था और यह कमेटी में 3 सदस्य थे। द कॉम्पोजिशन ऑफ द कमेटी बीइंग श्री रवि धवन, जो उस समय तत्कालीन कमिश्नर एक्साइज के थे GNCTD के, और श्री संजीव कुमार डेप्यूटी कमिश्नर और श्री आनंद तिवारी एडिशनल कमिश्नर ट्रेड एंड टैक्सेस GNCTD। और ये रिपोर्ट सबमिट किया था कमेटी ने। ये रिपोर्ट आज हम लेके आए हैं आपके सामने। जैसे मैंने कहा, हम कोई इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। रिपोर्ट में प्रपोजिशन क्या था, इस रिपोर्ट में बहुत अध्ययन करने के बाद ये जो कमेटी एक्सपर्ट्स की बनी थी, इस कमेटी ने क्या प्रस्ताव रखे थे और क्या मनीष सिसोदिया जी आपने उन प्रस्तावों को माने थे या उन प्रस्तावों को आपने दरकिनार किया था। आज सवाल जवाब उसी पे होगा। ये जो कमेटी थी, इस कमेटी ने मोटा मोटी मार्च 2021 के आसपास, मतलब 1 वर्ष पहले रिपोर्ट सबमिट किया और इस रिपोर्ट में जो साधारण बात थी, जो मोटा मोटी बात थी, वो यह थी कि केजरीवाल सरकार, आपसे हम गुहार करते हैं, ये जो एक्साइज पॉलिसी आप लेकर आ रहे हैं, बेहतर होगा कि जो होलसेल का काम है, ये होलसेल का काम सरकार अपने पास रखे, इसे प्राइवेटाइज नहीं करे, क्योंकि उससे आप सबसे ज्यादा एक्साइज कमाएंगे और सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो है वो राज्य सरकार को होगी। तो होलसेल किसी को मत दीजिएगा, किसी प्राइवेट एंटिटी को मत दीजिएगा। और दूसरा जो बड़ा रिकमेंडेशन, जो प्रस्ताव इस कमेटी ने दिया था, वो यह था कि जो रिटेल का काम है वो किसी बड़ी कंपनी को मत दीजिएगा, ये इंडिविजुअल्स को दीजिएगा और लॉटरी सिस्टम के माध्यम से दीजिएगा। लॉटरी निकालिएगा। एक, अगर आपको किसी जगह 50 लोगों का लॉट करना है तो आप रिक्वेस्ट करिएगा, इनवाइट भेजिएगा, इनविटेशंस आएंगे। 100 लोगों का इनविटेशन आता है, 100 लोगों का प्रस्ताव आता है, लॉटरी निकालिए, उसमें से 50 लोगों को आप दे दीजिए, इंडिविजुअल्स को देना है। तो 2 मुख्य रिकमेंडेशन, होलसेल का काम मनीष जी आप सरकार के पास रखिएगा, प्राइवेट को मत दीजिएगा। और दूसरा, जो रिटेल का काम है वो इंडिविजुअल्स को दीजिएगा, बड़ी कंपनी को नहीं दीजिएगा। मैं उसको अब तकनीकी भाषा में जो लिखा है वो भी पढ़ के सुना देता हूं। 1.1.1 तकनीकी भाषा में कमेटी ने कहा, IMFL trade should be revamped by bringing the entire wholesale operation under the government entity. The model to be followed should be similar to the one as followed in the state of Karnataka, where KSBCL, Karnataka State Beverages Corporation Limited, is fully government-owned wholesale corporation. The committee also strongly recommends that the corporation must function in an extremely asset-light manner, etc., etc. मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, मगर जो मुख्य विषय है कि ये होलसेल का काम दूसरे राज्यों में भी, कर्नाटक का उन्होंने उदाहरण दिया कि यह सरकार ने अपने पास रखा है, इसलिए इसको प्राइवेटाइज मत करिएगा, उससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। इट शुड बी अंडर द गवर्नमेंट एंटिटी। मनीष जी, प्रश्न नंबर 1, क्या आपने इस रिकमेंडेशन को, जो कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था, उस रिकमेंडेशन को आपने माना? क्या होलसेल का काम आपने सरकार के पास रखा? नहीं रखा। आपने इसे प्राइवेट प्लेयर्स को दिया और उसके कारण बाद में जो हुआ वो हम सब जानते हैं। और बंधुगण, ये जो प्राइवेट प्लेयर्स को दिया, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने ये होलसेल का काम, यह भी बिना टेंडर किए दिया। कोई टेंडर प्रोसेस फॉलो नहीं किया, बस यारों को दे दिया। रेबड़ी बट रही थी, तुम मेरे यार हो, ये ले जाओ, और बिना पब्लिक नोटिस के दिया। कोई नोटिस भी नहीं इशू किया कि हम इस प्रकार से एक प्रस्ताव चाहते हैं
जो जो इसके लिए एलिजिबल है आप प्रस्ताव लाइए, हम उस प्रस्ताव में से सबसे ठीक प्रस्ताव को टेंडर देंगे या होलसेल का यूनिट देंगे। ये सब कुछ नहीं किया। बिना टेंडर के, बिना पब्लिक नोटिस के अपने यारों को होलसेल का काम दे दिया, सरकार के पास नहीं रहा। प्रश्न नंबर 1, क्या सरकार के पास रखा और रखा नहीं तो रिकमेंडेशन के बावजूद क्यों नहीं रखा? दूसरा, जो दूसरा रिकमेंडेशन था वो रिटेल को लेकर था। जैसे मैंने आपको बताया था, उन्होंने कहा था रिटेल का काम बड़ी बड़ी कंपनियों को नहीं देके इंडिविजुअल्स को देना है और लॉटरी के माध्यम से देना है। इसमें बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है 1.3.1 में, the focus should be on preventing any monopolistic tendencies in the liquor trade, and therefore not only there should be a regular rotation of licensees, but also the licensees should be granted to only eligible individuals who fulfill a certain criteria, so that there is little scope for proxy ownership or control that is gained through operation of companies and firms with dummy directors or partners. बड़े स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि अगर आप इंडिविजुअल्स को देते हैं तो यह फायदा है, इंडिविजुअल्स को नहीं देकर बड़ी कंपनी को देंगे तो क्या नुकसान है, यह भी कमिटी ने कहा। कमिटी ने क्या कहा? द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस मॉडल, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों को देने से जो ड्रॉबैक है उसको बड़ी कंपनियों के लिए उन्होंने कहा है लाइसेंस टू लिमिटेड एंटिटीज। अगर इंडिविजुअल्स को नहीं देकर लिमिटेड एंटिटीज को देंगे तो नुकसान होगा। द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस मॉडल आर दैट देयर इज हाईली प्रोन टू कार्टेलाइजेशन एंड मार्केट कैप्चर बाय लिमिटेड नंबर ऑफ लाइसेंसीज। कार्टेलाइजेशन हो जाएगा, करप्ट लोगों का ग्रुप बन जाएगा और मार्केट कैप्चर हो जाएगा। इतना रिकमेंडेशन, क्लियर कट रिकमेंडेशन, इसमें किसी प्रकार की कोई एम्बिग्विटी नहीं है मनीष सिसोदिया जी। उसके बावजूद आपने इन रिकमेंडेशंस को दरकिनार किया और आपने शराब माफिया को, जिन्होंने कार्टेल बनाया, उन कार्टेल कंपनियों को आपने दिया, उन बड़ी कंपनियों को आपने दिया जो और मैन्युफैक्चरर्स आर नॉट अलाउड इनटू रिटेल। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो रिटेल में नहीं आ सकते हैं। आपने कमीशन लेके मैन्युफैक्चरर्स जो थे उनको रिटेल में लेके आके इंडिविजुअल तो दूर मैन्युफैक्चरर्स को भी इन्वॉल्व कर दिया। और जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां थी उनको भी आप लेके आके इन्वॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि मोटा माल मिला। पंजाब के चुनाव के समय मोटे माल की आवश्यकता थी। जिसने मोटा माल दिया, इस रिपोर्ट को दरकिनार करके मोटा माल जेब में और वेंड्स अर्थात जो दुकानें होती हैं, जो शराब की दुकानें होती हैं, वो कार्टेल के पास। आप सोचिए, ओपन एंड शट केस है जी, कोई लंबा चौड़ा केस नहीं है। आज एक छोटा सा बच्चा भी समझ जाएगा कि अरविंद केजरीवाल जी और उनकी कंपनी ने किस प्रकार का घोटाला किया है। इसमें बहुत कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं। आपने ये कमेटी क्यों बनाई थी? ये कमेटी बनी थी रिकमेंडेशन देने के लिए कि सबसे बढ़िया एक्साइज पॉलिसी क्या होगा जिससे कि दिल्ली सरकार का आय बढ़ेगा। आप तो बोल रहे थे हमने तो कमाल कर दिया जी, हम तो ऐसे एक्साइज पॉलिसी लेके आए हैं, हमारी तो 9 गुनी जो है इनकम बढ़ जाएगी। वर्ल्ड का बेस्ट है, सब कुछ तो इनका वर्ल्ड का बेस्ट ही होता है। इनका वर्ल्ड का दूसरा नंबर कुछ होता ही नहीं है, ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ही होता है सब कुछ। अरविंद केजरीवाल जी जो भी करते हैं वो वर्ल्ड का बेस्ट होता है, दुनिया का नंबर 1। ये दुनिया की नंबर 1 एक्साइज पॉलिसी आप रिकमेंडेशन फॉलो नहीं कर रहे थे, ऐसा क्यों किया आपने? सबसे महत्वपूर्ण विषय इसमें आगे मैं आने वाला हूं। आप देखिए, ये जो रिटेल का काम दिया गया, इस रिटेल के काम में पूरे दिल्ली को जोन्स में बांटे गए। लगभग 32 जोन में दिल्ली को बांटा गया कि 32 जोन में एक एक करके कंपनी को उन्होंने लगा दिया कि तुम्हारा ये जोन हो गया, तुम जाके वहां पर दुकानें खोलो। एक जोन में लगभग 27 से 30 वेंड्स, जिसको अंग्रेजी में वेंड्स कहते हैं, या दुकान, ये शराब के ठेके, ये ठेके एक एक कंपनी को एक एक जोन में 27 से 30, और एक एक कंपनी को 2 जोन दिए गए। जितना जितना मोटा माल मिला उसी हिसाब से दिया गया। तो एक एक बड़ी बड़ी कंपनियों को, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ये 2-2 जोन दे दिए गए, अर्थात एक एक कंपनी को लगभग 55 दुकानें, 54-55 दुकानें एक एक कंपनी को मिल गई। अब आप सुनिए क्या होता है।
ये जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जब एलजी ने रेड फ्लैग किया, कन्फॉर्मिंग नॉन कन्फॉर्मिंग जोन, ये सब बातें सामने आ गई, कैबिनेट का रेट्रोस्पेक्टिव डिसीजन लेके वापस किया, मीडिया ने सच दिखाया, तो इन्होंने एक्साइज पॉलिसी वापस ले लिया। मगर वापस लेने से पहले की कहानी आप सुनिए। मैं कागज भी लेके आया हूं, हमारे पास कागज है। हम वो आम आदमी पार्टी की तरह बिना नाम लिए कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ कागज के साथ करते हैं। 31 मई विगत महीने 31 मार्च पहले, विगत वर्ष 31 मार्च को 4 जोन के जितने रिटेलर्स थे उन्होंने अपने वेंड्स अर्थात ठेके सरेंडर कर दिए। एक्साइज पॉलिसी आपके वापस होने से पहले कंपनीज ने सरेंडर कर दिया कि भैया हमसे नहीं चल पाएगा, ये आपके पॉलिसी में फॉल्ट है, हमको तो नुकसान होने लगा है, हम सरेंडर कर रहे हैं। तो 31 मार्च को 4 ने सरेंडर किए। जोन 24 में ट्राइडेंट ने किया, जोन 25 में पाथवे ने किया, जोन 26 में श्री अवंतिका ने किया, जोन 8 में अधर्व ने किया। और ठीक उसी प्रकार मई 31 को भी 5 जोन के जो रिटेलर्स थे उन्होंने, जो इन्हीं की कंपनी थी, उन्होंने सरेंडर कर दिया। जोन 1 में भगवती ने, जोन 3 में खाओगली, हाँ, जोन 23 में मगुंता, जोन 20 में ग्लो, जोन 29 में यूनिवर्सल, जुलाई 15 में जोन 30 में पॉपुलर स्पिरिट सरेंडर। ठीक उसी प्रकार जुलाई 31 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉलिसी विड्रॉ हो उससे पहले 9 रिटेलर्स ने सरेंडर कर दिया है। कुल मिलाकर 19-20 रिटेलर्स जिनको इन्होंने ठेके दिए थे, हमसे ना हो पाएगा, पैसा तो हमसे आपने ले लिया, अब हमारा क्या होगा, ये कह के ये 19 कंपनियों ने सरेंडर कर दिए, हाथ खड़े कर दिए। तब जाके इन्होंने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी वापस लिया। मतलब इनकी तो एक्साइज पॉलिसी पहले से बैठ गई थी। इनकी खुद की कंपनियां जिन्होंने इनको पैसे दिए थे, कमीशन दिए थे, वो तो खुद सरेंडर करके बैठे हुए। आप बताइए, 19 जोन के लोग सरेंडर कर रहे थे और मार्च के महीने से सरेंडर कर रहे थे। किस हिसाब से मनीष सिसोदिया और इनके तमाम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह रहे थे करोड़ों करोड़ों रुपए का नंबर 1 दुनिया का प्रॉफिट हमें हो रहा है, कैसे हो रहा था? आपके तो खुद के लोग यहां सरेंडर कर रहे हैं, एक्साइज पॉलिसी वापस लेने से पहले सरेंडर कर रहे हैं। मनीष जी, इसमें जो प्रश्न उठते हैं वो निम्नलिखित है। पहला प्रश्न है कि क्या यह हकीकत नहीं है कि एक कमेटी बनाई गई थी? पहला प्रश्न है, ये आवाज हुई, मनीष जी सुन रहे हैं। पहला प्रश्न है कि क्या यह हकीकत नहीं है कि कमेटी बनी थी? दूसरा प्रश्न है, क्या यह हकीकत नहीं है कि होलसेल और रिटेल को लेकर कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया आपने उस रिकमेंडेशन को दरकिनार किया? तीसरा प्रश्न है, मनीष जी आपने ये जो रिकमेंडेशंस थे उनको दरकिनार किसके कहने पर किया, क्यों किया? क्या यह हकीकत है कि मोटा माल कमाने के चक्कर में आपने इन रिकमेंडेशंस को दरकिनार किया? अंतिम, क्या यह हकीकत नहीं है कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी जो आपने विड्रॉ किया उससे पहले 19 रिटेलर्स ने सरेंडर किया था? और एक अंतिम प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग देखिए, ये जो जोन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एक एक कंपनी को 2-2 जोन में 54-55 ठेके मिले। एक जोन में लगभग मिनिमम 250 करोड़ रुपया का फायदा होता है, 250 करोड़ रुपए वहां से मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के आपने ये जो 4 जोन है, तो 4 जोनों में 1000 करोड़ रुपए का एक तरह से इसमें पूरा घालमेल हो रहा था। आप मुझे ये बताइए, अगर 19 कंपनियों ने सरेंडर किया है, 5 जोन में किया है, तो आपको कायदे के हिसाब से जो H2 था, जो सेकंड बिडर था, उसको बुला लेना चाहिए था कि भैया H1 से नहीं हो पाया, उन्होंने सरेंडर कर दिया है, H2 आओ आप संभाल लो। आपने H2 को क्यों नहीं बुलाया? आप H1 पे ही क्यों अटके रह गए? आप H1 पे और उसी कंपनी पे इसलिए अटके रह गए क्योंकि मोटा माल H1 से ही आया था। मोटा माल दूसरी कंपनी से आता तो आप उससे बुलाते, कमीशन जिससे लिया उसी के साथ डीलिंग। रूल को छज्जे पर रखा, जो H2 था उसको तुरंत बुलाना था, H2 को नहीं बुलाया। तो मैं
from this high table of Bharatiya Janata Party challenge Mr. Sisodiya immediately after this press conference. You should hold a press conference and you should answer the 6 questions that we have asked you. जो 6 प्रश्न हमने पूछा है, सिसोदिया जी तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, इधर उधर की बात, आप वर्ल्ड के बेस्ट शिक्षा मंत्री हैं, मंगल ग्रह सूर्य ग्रह वो सब आपके अधीन आते हैं, वो सब अलग बात है, मगर आप एक्साइज मिनिस्टर के नाते क्या कर रहे थे उसका जवाब आप दीजिए, बिल्कुल पॉइंटेड जवाब दीजिए। और मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, पॉइंटेड प्रश्न पूछकर उनसे पॉइंटेड जवाब निकालिए, इधर उधर की बात करने से मना करिए उनको। अब एक प्रश्न तो अरविंद केजरीवाल कैसे छूटेंगे, किंगपिन तो अरविंद केजरीवाल है। एक अरविंद केजरीवाल जी के लिए भी प्रश्न है। अरविंद जी, क्या यह हकीकत नहीं है कि आपको यह सब कुछ पता था? यू न्यू ऑल दिस, कि इसमें घोटाला हो रहा है, शुरू से ही आप जानते थे, और इसी कारण से जब ये फाइलें एलजी के पास जाती थी तो इन फाइलों में आपके हस्ताक्षर नहीं होते थे। आप किसी भी डीटीसी के बस प्रोक्योर होंगे, एक्साइज पॉलिसी, ये जितनी चीजें होती हैं उसमें अरविंद केजरीवाल जी कभी हस्ताक्षर नहीं करते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी से हस्ताक्षर करा के भिजवा देते हैं। रूल बुक तो स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर सीएम स्टेशन में है, कोई अर्जेंट मैटर नहीं है, तो आपको हस्ताक्षर करके एलजी के पास भेजना चाहिए, वरना यह वाजिब नहीं है, दिस इज नॉट लीगल। मगर आपने जिस प्रकार से, और कल एलजी साहब की यह चिट्ठी आपने दिखाया है मीडिया में, डियर श्री अरविंद केजरीवाल जी, it has been observed that in recent months a significant number of proposals as a matter of routine have been submitted by your office for my approval or for my opinion under Article 239AA(4) of the Constitution by your Joint Secretary or Additional Secretary with remarks, Honorable CM has seen and approved the proposal without specifying any grounds of urgency warranting such a communication. आगे आप सबने दिखाया है, कल की चिट्ठी है, इसलिए मैं इस पर विस्तार से नहीं जा रहा हूं, हस्ताक्षर नहीं होते थे, केवल सीएम ने दूर से देख लिया है। और ये अरविंद केजरीवाल जी वैसे व्यक्ति हैं, जैसे ही धरपकड़ होगी खुलासा हो जाएगा, अरे एडिशनल सेक्रेटरी भी मिला हुआ है। ये जो एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी चिट्ठी लेके चले जाते थे एलजी के पास, ये भी मोदी जी से मिले हुए हैं। मुझे फाइल 10 फीट की दूरी से ऐसे दिखाया था, इसलिए मैंने पढ़ा नहीं उसके अंदर क्या लिखा हुआ था। ये क्या दुनिया को बेवकूफ समझते हैं? एक चीफ मिनिस्टर है, ये एलजी के पास इतने बड़े बड़े प्रपोजल भेज रहे हैं और उन पे हस्ताक्षर नहीं हुई। ही हैज सीन, ऐसे होता है क्या? अरविंद जी, 6 प्रश्नों का उत्तर तो मनीष सिसोदिया देंगे, एक प्रश्न का उत्तर आप दे दीजिए, डिड यू सी द फाइल? ये जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की फाइल थी, डिड यू सी द फाइल कि आपको 20-25 फुट की दूरी से ही एडिशनल सेक्रेटरी ने ऐसे दिखा दिया था? ये है, आप इसका जवाब देंगे, ये हम आशा करते हैं। और प्लीज ये संजय सिंह जी को भिजवा करके, ये बाकी लोगों को भिजवा करके इधर उधर की बातें मत कराइए, मनीष सिसोदिया जी को ही भेजिए, वही इसका उत्तर दे और जो पॉइंटेड प्रश्न पूछे हैं उसका उत्तर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी माननीय अध्यक्ष आदेश जी इस विषय पर। धन्यवाद। अभी बड़े विस्तार से डॉक्टर संबित पात्रा जी ने आपके सामने शराब नीति के बारे में बातें रखी हैं। देखिए, कुछ दिन पहले मैं देवली में एक कार्यक्रम में गया था, वहाँ एक महिला मुझे मिली और वो महिला बड़ी उदास थी, उनकी आंखों में आंसू भी थे, कुछ कागज भी थे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या कारण है। बोली कि मेरा बेटा बीमार है, मैं उसका इलाज कराना चाहती हूँ। मेरे पति की कुछ दिन पहले मृत्यु हो गई है, 2 बेटियां हैं, उनकी शादी करनी है और बेटा अकेला कमाने वाला है। लेकिन जब से देवली के अंदर ये शराब का ठेका खुला है, उसको शराब की लत लग गई है और वो शराब बेहताशा पीने लगा है। और शराब पीते पीते इतना पीने लगा कि अस्पताल पहुंच गया है और मैं उसका इलाज कराऊं, मेरे घर में पैसे नहीं, खाने को कमाने वाला एक ही है, 2 बेटियां, उनकी शादी करनी है। तो
तो हमने कुछ कार्यकर्ताओं को बोला कि भाई आप घर में मदद कीजिए इनकी, और उसके बाद हमने उनकी लड़के की फैक्ट्री मालिक से बात की। मैंने कहा आप उनका नंबर दीजिए, और उनसे मैंने जब बात की, मैंने कहा आप ये बताइए मैनेजर साहब कि ये बच्चा जब नहीं आता है तो आपको इंटीमेट करना चाहिए। बोले सर क्या बताऊं कि जब से एक बोतल पे एक बोतल फ्री मिलने लगी, हमारे फैक्ट्री में काम करने वाले अधिकांश लोग, वो फैक्ट्री में मजदूर जो काम करते हैं, वो शराब की दुकानों पे लाइनों पे खड़े थे। तो बहुत सारे लोगों से जब ये पता लगा कि फैक्ट्रियों में भी ये होने लगा, मुझे बहुत दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया। उस महिला की आंखों में आंसू देखकर तकलीफ भी हुई कि केजरीवाल जी ऐसी शराब नीति ले आए जो लोगों के घरों को उजाड़ दिया। और मैं आपको प्रत्यक्ष बता रहा हूं, प्रीति और नीति नाम की 2 महिलाएं देवली के अंदर, जिन्होंने जब विरोध का झंडा उठाया देवली के उस ठेके के खिलाफ, तो उनको गुंडों से पिटवाया गया। केजरीवाल जी जो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, और उन महिलाओं को, उन मासूम महिलाओं को जिन्होंने शराब के ठेके के खिलाफ कि देवली के अंदर शराब का ठेका नहीं खोला जाना चाहिए, जिसमें बाउंसर बुलाए गए। किस लिए बुलाए गए? कि ये शराब का ठेका देवली के अंदर चलना चाहिए, बंद नहीं होगा, और उसकी बंद नहीं होगा। जब महिलाएं आई तो उनको गुंडों से पिटवाने का काम किया है। तो इस तरह का ये शराब नीति के जो दुष्परिणाम है, और वास्तविकता है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हमारे वर्ल्ड के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं, और वो कभी नहीं बता रहे कि शराब मंत्री भी यही है। दुनिया के अंदर पहला उदाहरण होगा कि शिक्षा मंत्री भी वही है, शराब मंत्री भी वही है। स्कूल के पास ठेके खोल दिए। तो वास्तव में आज जो पाप केजरीवाल सरकार ने किया है, जहां एक और उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार की इंतहा की है, हजारों करोड़ रुपए भ्रष्टाचार किए, जिसका बड़ी अच्छे तरीके से डॉक्टर संबित जी ने बताया आपको। लेकिन सवाल है कि एक भी सवाल का उत्तर नहीं उनके पास है, और उत्तर उसके पास नहीं होता है जिसने गलत काम किया हो। जो देने के लिए आगे नहीं आ सकता वही जिसके पास कोई उत्तर ना हो। कि आपने ड्राई डे की संख्या ठेकेदारों का बढ़ा दिया कमीशन, उसके लिए नहीं ली किसी से परमिशन। घर परिवारों को खुशियां ली छीन, और ड्राई डे की संख्या कर दी 21 से घटा के 3। तो ये सारे सवाल आज भी वैसे ही खड़े हैं। ये यक्ष प्रश्न है, और इन सवालों का जवाब तो अरविंद केजरीवाल सरकार को, मनीष सिसोदिया को देने ही होंगे। वो इससे भाग नहीं सकते हैं। आज दिल्ली की जनता हो या देश की जनता हो, हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि आखिर दिल्ली के युवाओं को नशे में धकेलने का काम जो आपकी नई शराब नीति ने किया है, और उससे उपजे जो भ्रष्टाचार के प्रश्न हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी ने पूछे हैं, उन प्रश्नों का जवाब आपको देना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय आदेश जी। कोई प्रश्न हो तो अवश्य। यस मैम। मैडम को हो जाए फिर आपका। नाम लिया क्या? किसने सजेशन दिया था? नाम लिया? अच्छा, ये आम आदमी पार्टी ने बिना नाम लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? मतलब किसी ने बताया सिर्फ ऐसे?
अच्छा, देखिए, मुझे तो, हम तो आजकल उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते नहीं हैं, क्योंकि मैंने जैसा आपको कहा, कहीं ना कहीं इधर उधर की बातें और जिस प्रकार से एक भड़के हुए तरीके से ये आम आदमी पार्टी वाले आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मन में तो कहीं ना कहीं तिनका छुपा हुआ है, मन में एक गिल्ट कॉन्शियसनेस है। देखिए, आम आदमी पार्टी वाले वो हैं जो लोग, आप याद करिए अरविंद केजरीवाल जी जब जिन्होंने राजनीति आरंभ की थी तो एक कार में आते थे, नीले रंग की कार में, और कुछ था नहीं उनके पास, घर भी नहीं था, लेंगे भी नहीं बोल रहे थे, और बाकी सारे विधायक और मंत्री वो सब कोई ऑटो में लटक के आ रहा है, कोई किसी के स्कूटर के पीछे बैठ के आ रहा, बोलते कुछ है ही नहीं इनके पास, ये सब बेचारे इतने गरीब थे और कितने साधारण थे, नहीं याद है ना आपको? ऑटो में लटक के भी आ रहे थे, मुझे याद है, 2 लोग ऑटो में बैठे भी नहीं थे, बोल रहे बैठने के लिए सीट नहीं, हम इतने आम हैं, हम लटक के ही आएंगे। कहाँ गए ये सब? अब इनको सब 25-25 करोड़ का ऑफर दे, अरे कोई बीजेपी वाला ऑफर नहीं दे रहा है, ये शराब माफियों से 25-25 करोड़ खा करके इनको आदत पड़ गई है। ये सब इनके जो ये शराब माफिया वाले जो मित्र हैं, इनसे सबको 20-20 करोड़ मिला होगा जरूर, और फोन भी शराब माफिया का आ रहा होगा कि तुम्हारे एरिया में मेरा 20 ठेके थे, अब 20 करोड़ ले लो, कैसे भी करके चालू करो। उसी को ये हमारे नाम पे चस्पा करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको बोलिए ना, नाम दिखाएंगे। और कोई प्रश्न? यस। No, of course, whatever we have said, we have presented evidence. We have presented hardcore evidence of the fact that, number one, there were recommendations. There were recommendations by a committee of experts set on the excise policy as to how the excise policy was to operate to generate maximum profit for the state. And I have read out the recommendations of the expert committee, but exactly contrary to what the recommendations of the expert committee was, things were done in a wrong way. And everyone knows 2 or 3 things which the Bharatiya Janata Party in fact has been shouting from the rooftop from the last 2-3 weeks. Number one, that in fact we cannot have any kind of quote-unquote thekas or vends, what you call, in the non-conforming area. But despite the LG showing a red flag, you went ahead with that. Despite the fact that blacklisted company cannot be put into the market, you in fact sent the blacklisted company to the market. Despite the fact that the cartels should not be formed was one of the recommendations, cartels were formed. Manufacturers cannot enter into retail. This is something which is known to almost everyone. You are in the government, but you allowed manufacturers to enter into retail. Why? Why? It is a commonsensical thing that without any quid pro quo, would someone jump this line? Will they cross the Rubicon? Will they take all this to their heart without getting any profit? Now the onus lies with the Aam Aadmi Party. Onus lies squarely upon the soldiers of Mr. Manish Sisodia to prove that he has not been involved in any quid pro quo. Otherwise, why did he jump the Rubicon?